राजनीति के अंदर एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक व्यवस्था हमारे संविधान को बचाते हुए जनता के हित में काम करवाने के लिए जो दबाव डालना है सरकार को, उस बात को उनको ठोस मुद्दा बनाकर वो सुनते रहे। जैसे परिस्थितियां बदलती गई, हमारा विश्लेषण भी करना, कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे, पंजाब केरल और कांग्रेस को हराकर हमने मतलब 61 सीट वामपंथियों ने जीता 2004 में, और इस 61 में से 57 सीट ऐसे थे जहां पर कांग्रेस की प्रत्याशी को हराकर हम आए पार्लियामेंट। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आई, सांप्रदायिक शक्ति परिस्थिति ताकतों से बचाना है देश को और सरकार नहीं बनानी है, उसी कांग्रेस को समर्थन दिया और मनमोहन सिंह साहब की सरकार बनाई। तो ये जो बदलती हुई परिस्थितियों के अंदर बदलती हुई हमारी रणनीति क्या है, ये कांग्रेस की हासिल है। और आज उनका ना रहना एक बहुत भारी कमी है, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियों में हम और देश आज गुजर रहा है, शायद इतना बड़ा संकट, इस तरीके का संकट पहले नहीं आया। हमारे पार्टी 3 बार आज जब से पैदा हुई उसके ऊपर बैन लगा, अंडरग्राउंड जाना पड़ा, कई सारे हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया, कई सारे साल जेल में रहे। लेकिन ये परिस्थिति इमरजेंसी का सामना किया, उसके खिलाफ लड़ा। लेकिन आज जो परिस्थिति आ गई है इस कोविड महामारी, कोविड बीमारी का, इस तरीके की परिस्थिति जहां पर कोई भी आप राजनीतिक काम नहीं कर सकते, लोगों से मिलना जो है उसके ऊपर एक अंकुश लगे। हमारे एक कॉमरेड जो अमेरिका और कनाडा में रहते हैं, वो लोग कहते हैं कि भाई वहां पे अगर ब्लैक लाइव्स मैटर के सवाल, इसलिए लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपने इंडिया में क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पर हर सूबे के अंदर दफा 144 4 लोगों से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो गए तो आपको आदमियों के गिरफ्तार और गिरफ्तार करके कहा ले जाते पुलिस स्टेशनों में, जेलों में, जहां पर ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। या कहेंगे 14 दिन की क्वारंटाइन में लगा देंगे आप। तो इस तरीके की पाबंदियां जो है अमेरिका में नहीं है। ये पाबंदियों को ध्यान में रखते हुए हमें किस तरीके से जनता के साथ हमारे संबंध, अपने संपर्क को और मजबूत करना है, वो है सबसे बड़ा चैलेंज। और ये काम मैं अपने पूरे कॉम्रेडों को सलामी देना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के दरमियान सब सूबों जहाँ पर अपनी ताकत बहुत कमजोर भी है, वहां पर भी अपने कॉम्रेड लोगों को राहत पहुंचाने या अपने माइग्रेंट लेबर के दिक्कतों को सामना करने या जनता के अहम सवाल जो जरूरत है उसको उठाने के लिए विरोध करने में पूरी की पूरी पार्टी उतराई। और वो ही है तरीका। और ये देश की संपत्ति बेची किस लिए? ताकि विदेशी पूंजी और देश के बड़े बड़े को और ज्यादा मुनाफे बनाने का मौका मिले। बोला कि मैं 20 लाख करोड़ रुपए का स्टिमुलस पैकेज दिया। ये स्टिमुलस पैकेज कहते हैं आत्मनिर्भर पैकेज, लेकिन ये स्टिमुलस पैकेज है हमारी आत्मसमर्पण के लिए, विदेशी पूंजी और देश की पूंजी के साथ हमारी पूरी संपत्ति को जो है वो गिरवी रख के ये बेच उनको फायदा पहुंचा रहे और साथ साथ उसका हिस्सा उनके पास आ रहा है जो इस्तेमाल हो रहा है चुनेगी सरकारों को गिराने के लिए। आपके ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन वितरण की व्यवस्था वो खत्म है और किसान जिसके ऊपर ऑलरेडी बहुत बड़ा बोझा है उससे कह रहे हैं कि भाई कर्जा लो आप। अरे कर्जे ना देने की वजह से तो वो आत्महत्या कर रहा है। और आज इसी हफ्ते 2 बार उन्होंने कहा था कि हमारी अर्थव्यवस्था फिर से वापस आने लगी। क्यों? 15 करोड़ लोगों की जो नौकरियां गई उसमें से उनका कहना है कि 12 करोड़ लोग फिर से काम पे आए। कौन है? रेडी वाले, छोटे छोटे दुकानदार, पान की दुकान जो बंद हो गई और हमारा डेली मजदूर वो आगे काम करने के लिए
लेकिन उनसे वो काम ना मिल रहा, ना कोई उनके लिए उनसे उससे कुछ पैसा बन रहा। तो इस तरीके से मतलब एक प्रोपेगेंडा ये करते हुए कि हम हमारी व्यवस्था सुधर। आज परसों क्या था, $20 बिलियन की विदेशी पूंजी देश के अंदर आए। अरे देश के अंदर किस लिए आए? अंबानी साहब ने अपने रिलायंस कंपनी का $18.4 बिलियन के शेयर जो है विदेश में बेच दिया। वो जो पैसा बेच दिया वो देश के अंदर जब ले आते हैं वो कहता है विदेशी पूंजी। अरे देश की कंपनी को बेच के तुम वो पैसा जो बना रहे हो वो तुम कहते हो कि ये विदेशी निवेश। यानी इस तरीके की गलत बातें करते हुए देश की लुटाई हुई। इसका मतलब बेरोजगारी और बढ़ेगी, बेकारी और बढ़ेगी, देश के अंदर गरीब लोगों के ऊपर शोषण और तेज होगा और उस मुकाम पर। अब दूसरी, अब इसके खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है, लोग स्ट्राइकें हो रही। अब 18 तारीख को फिर से स्ट्राइक की घोषणा की है। कौन सी? बीएसएनएल वाले, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाले, वो भी घोषणा कर रहे हैं। कल ही आया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लोगों की तरफ से। अब ये इसके अंदर जबरदस्ती इस माहौल के देखते हुए आरएसएस का बीएमएस जो यूनियन, वो भी अलग में रह सकी, वो भी आज जो है शामिल हो रही। अब ऐसी परिस्थिति में जब एकता बन रहा है जनता के बीच में हिंदी के खिलाफ, उस एकता को, उस ताकत को तोड़ना कैसे? सांप्रदायिक जो है फिलहाल ये है दूसरा उनका असली। और इस असली एजेंडे में प्रधानमंत्री को सुना हो गया, जब वो भाषण देते हैं तो पूरे हिंदू धर्म के त्योहारों को गिनाते हैं। आज ईद है, बकरीद, और उसके बारे में जिक्र नहीं। या ईसाइयों के, अपने सिख भाइयों के, उनके अपने अपने त्योहार है, उनके बारे में कुछ नहीं, सिर्फ हिंदू देश। और जो गैर हिंदू है उनके ऊपर जो है आपको हमला बोलो। आज वो 11 जिले में जितने भी लोग ये सीएए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ वो जो कर रहे हैं, मतलब एक शांतिपूर्वक आंदोलन में है, उन सबकी गिरफ्तारी और उन सब में मुसलमानों के ऊपर खास तौर से निशान। दिल्ली की जो सांप्रदायिक हिंसा हुई वहां पर मरे मुसलमान सब ज्यादा, करीब जिले मुसलमानों की। लेकिन आज वही मुसलमान जिसके ऊपर हमला हुआ उसको जो है उनके ऊपर केसेस दर्ज हो रहे हैं। और जिन्होंने हमला करवाया और भाषण दिए कैबिनेट मंत्री, देश के गद्दारों को 2 साल वो जो बात उसने कही वो बाहर घूम रहा है, उसके ऊपर कोई कर रहा है। तो ये जो है स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक जहर को फैलाने की पूरी कोशिश। और इसके चलते जो पुलिस का इस्तेमाल करके जो हिंसा करवाया यूनिवर्सिटी, आज उनका उसी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के ऊपर केस, और पुलिस को कहते हैं कि उसने कोई गलती नहीं की। ये वीडियो तो पूरे सोशल मीडिया में सबके पास है। तो ये इस तरीके से सांप्रदायिक दूरीकरण ताकि उनको ये हिंदुत्व जो उनका वोट बैंक है उसको मजबूत करके उनको फायदा है, ये उनका कुछ। तो ये सांप्रदायिक जहर को फैलाना दूसरा है। तीसरा क्या है? तीसरा है जो भी सरकार के विरुद्ध आवाज उठाता है उन सबको या आपके यूएपीए या आपके सेडिशन एक्ट या ऐसे क्रूर कानूनों के अंदर उनको गिरफ्तार कर। 2 साल से पड़े हैं लोग जो दलितों की हिमायत में बात उठाई थी, जो भीमा कोरेगांव लोगों का केस हुआ, आज तक एक चार्ज नहीं बना, आज तक एक चार्जशीट फेल नहीं हुआ। और वो सब ऐसे जेलों में बंद कर गया था जहां पर भी कोविड की महामारी फैल रही। और आज जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उन सब के ऊपर केस दर्ज करके उनको अटैक कर दिया। आज मीडिया के ऊपर पूरा कब्जा है। 2-4 मीडिया के लोग जो बचे हुए, जो सच बोल रहे, उनके ऊपर केसेस डाले, उनको गिरफ्तार कर। यानी इमरजेंसी में जो हमने देखा
हमारे जनवादी अधिकार, मानव अधिकारों के ऊपर जो हमला, उसे आज बिना इमरजेंसी डिक्लेयर किए हुए बड़े पैमाने पर, और ये काम हो रहा है कि कोई भी उनके खिलाफ आवाज ना हो, और ये आवाज ना उठे उनके ऊपर, ये उनका तीसरा पहलू है, उनकी असली एजेंडा, यानी कब्जा करके रखो, हमारी सिक्कापरस्ती दूरीकरण करेंगे, आवाज उठाएगा हमारे खिलाफ, उसको बंद कर दो। और ये जो फांसीवादी रुझान, इसके चलते चौथा उपाय कि आज पूरा का पूरा अधिकार, पावर, अथॉरिटी केंद्र सरकार में ली। मोदी साहब 4 घंटे की नोटिस में नेशनल लॉकडाउन के कहते हैं कि ये महाभारत का युद्ध है, महाभारत के 18 दिन में जीत गए, हम लोग जीतेंगे 21 दिन। 4 महीने हो गए। दुनिया के अंदर बड़ी तेजी, सबसे तेजी के साथ ये केसेस जो फैल रहे हैं वो है हमारा हिंदुस्तान। तो आज ये लॉकडाउन लिया गया, अब उसका नतीजा जो पड़ा, अपने माइग्रेंट मजदूरों के बारे या लोगों की भूखमरी के बारे आज के राज्य सरकारों से कह रहे, स्टेट गवर्नमेंट से, ये आपकी जिम्मेदारी, निर्णय लेते हो आप, तय करते हो आप, पैसे नहीं देते हो। एक भी कोई भी राज्य सरकार हजारों करोड़ों इकट्ठा कर रहे हो अपने निजी फंड में, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं, लेकिन उसमें से 1 कौड़ी पैसा नहीं जाता। और आज कह रहे हैं कि इस साल जो स्टेट्स को मिलना है जीएसटी का जो पैसा, वो भी नहीं दे, यानी स्टेट्स को कह रहे हैं कि भाई जो आपको करना है करो। आज हालत ये है, मोदी साहब हाथ खड़े करके कह रहे हैं लोगों को, जनता को, कि भाई बीमारी से बचाव करना है तो आपकी जिम्मेदारी हमारी, और स्टेट गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि आपको अगर कोई राहत पहुंचाना है तो आप इसके लिए जिम्मेदारी लीजिए, केंद्र से पूछने, लेकिन पूरा अधिकार केंद्र में, और ये अधिकार केंद्र में अगर इन सभी चीजों याद रखते हुए देखे तो ये अधिकार हाथ में रखते हुए एक तानाशाही की व्यवस्था को कानूनी तौर पर वो जो है उसको बरकरार रखने की पूरी प्रयास। और एमपी एमएलए जाते हैं पार्लियामेंट या असेंबली, वहां पर सरकार की जो जवाबदारी है वो पार्लियामेंट को होगी, और पार्लियामेंट में जो चुने गए हैं उनकी जवाबदारी जनता को होगी। ये है हमारे संवैधानिक ढांचा। अगर इसके अंदर पार्लियामेंट ही काम ना करे तो ये पूरा ढांचा टूट जाता है। वही कर रहे हैं। कोविड के नाम पर कहते हैं हर सभी मुल्कों में जहां पर पार्लियामेंट चलता है वहां पर पार्लियामेंट मिल रहा। अपने इंग्लैंड के अंदर पार्लियामेंट को पिछले 3 महीने से मिल रही, लेकिन अपने मुल्क में वो मुंह होने नहीं दे रहा इस बहाने के लिए। अब आइए कोर्ट कचहरी, इस तरीके की कोर्ट कचहरी को हमारी जिंदगी में हमने कभी नहीं देखी, इमरजेंसी में भी। 1 साल हो गए कश्मीर के अंदर धारा 370 रद्द करने को चैलेंज करते हुए पिटीशन, वो आज तक सुनवाई नहीं। महीने हो गए सीएए के खिलाफ जो फैसले लगाया उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं, और आज या कल वो लेने वाले केस वकीलों के ऊपर जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रश्न उठाया, कहते तेरा कंटेंट है ये देखूंगा, उसके ऊपर एक्शन नहीं, इसके लिए टाइम, लेकिन जो संवैधानिक सवाल है उसके लिए टाइम नहीं। और अयोध्या में जो हुआ तो पार्टी ने कभी कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया लेकिन इंसाफ नहीं दिया, जस्टिस नहीं दिया, और वही हमारा तो कोर्ट कचहरी की जो हिफाजत करने का काम है देश की संवैधानिक व्यवस्था का, उसके अंदर वो जो है उल्टा ही जो सरकार जो कर रही है उसकी हिमायत